everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology NEET and we are discussing human physiology, जिसमें से एक चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हमारा सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो हमें देखना है. तो इसे शुरू करते हैं. इसे समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर जो है किसके बारे में है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ये है, तो हार्ट वगैरह का इसमें पंगा आएगा, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा. इसमें ब्लड के बारे में, लिम्फ, सर्कुलेटरी पाथवे, जो भी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन और डिसऑर्डर्स, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे. सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक आता है वो आता है ब्लड. क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला फ्लूइड जो है, जो मेजरली प्रेजेंट होता है बॉडी में, वो क्या होता है? ब्लड. तो ब्लड जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप का फ्लूइड है इन मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. एंड इसके अलावा हमारे पास लिम्फ भी होता है. ऑल्दो लिम्फ भी ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को, बट उतना ज़्यादा नहीं करता जितना ब्लड करता है, क्योंकि ब्लड ज़्यादातर मेन सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अब ब्लड से अगर हम शुरू करते हैं तो आपको पता है कि एक कनेक्टिव टिश्यू होता है. ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है. किस लिए? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों से बना होता है. एक फ्लूइड होता है इसके अंदर, फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. अब जो भी यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, आप इन जनरल ब्लड को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि प्लाज्मा है प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं. तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. अब ये जो भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं. लाइक इनमें प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, इरिथ्रोसाइट्स भी जिन्हें हम बोलते हैं, एंड डब्ल्यूबीसीज जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स. एंड प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स. तो ये सारी चीज़ें होती हैं अलोंग विद प्लाज्मा, तब जाके ब्लड बनता है. तो अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं, ये एक स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है जो 55% ऑफ द ब्लड फॉर्म करता है. मतलब मेजर अमाउंट जो ब्लड का होता है वो प्लाज्मा ही होता है. एंड प्लाज्मा का भी 90 to 92% जो होता है वो पानी होता है. तो पानी से ये मेजरली बना होता है, बट अलॉन्ग विद इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन. 6 to 8% इसमें प्रोटीन्स होते हैं. ये प्रोटीन्स भी अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट हम 3 बताते हैं: फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन. ये 3 मेजर प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा में आपको देखने को मिलेंगे. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं. तो ये एक पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आ गया. नेक्स्ट इनके फंक्शन की बात करते हैं. जो प्रोटीन्स हम बोल रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं, इनका एक्चुअल में फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले फाइब्रिनोजन. फाइब्रिनोजन जो होता है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है या कोगुलेशन में हेल्प करता है ब्लड की. तो फाइब्रिन नाम का प्रोटीन यहाँ पे होता है जो एक नेटवर्क बना लेता है. अगर किसी भी जगह पे वुंड होता है, घाव होता है, चोट लगती है, तो उस एरिया को हील करने के लिए वहाँ पे इस तरीके से फाइबर लाइक चीज़ें होती हैं जो मैशवर्क बना लेती हैं, एक नेटवर्क बना लेती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर के फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते. तो धीरे धीरे ब्लीडिंग रुक जाती है. तो वो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसे रोकने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग को कॉज करने के लिए फाइब्रिनोजन एग्जिस्ट करते हैं. तो ब्लड क्लॉटिंग में इनका रोल होता है. ग्लोब्युलेंस का बात करोगे तो वो डिफेंस में हेल्प करते हैं. तो उनका मेजरली काम जो होता है वो डिफेंस का होता है, बॉडी को डिफेंड करना. एंड एल्ब्यूमिन्स जो होते हैं उनका काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना. जो भी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है उस सब को मेंटेन करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं. एंड प्लाज्मा के अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो यहाँ मेंशन किए हुए हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दिस ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सीरम की, तो सीरम क्या होता है? आपने सीरम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करे होंगे, हेयर सीरम, इस तरीके से फेस के लिए भी सीरम्स आते हैं. तो वो एक्चुअल में होते क्या हैं? तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर. जो सीरम टर्म हम बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, दैट सीरम इज़ प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, सिर्फ प्लाज्मा होता है. अब क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर उसके अंदर नहीं होंगे तो वो क्लॉट नहीं करेगा, यानी वो थिकन नहीं होगा, वो वैसे के वैसा ही कंसिस्टेंसी उसकी रहेगी. तो ये आपको यहाँ याद रखना है. तो अभी तक हमने प्लाज्मा की बात करी थी. अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सब आते हैं.
तो इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स एग्जिस्ट करते हैं। इरिथ्रोसाइट्स की अगर बात करोगे तो दीज आर दी रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा यही एग्जिस्ट करते हैं, बाद में फिर वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आते हैं। एंड 55% क्योंकि प्लाज्मा बना रहा था, तो रेस्ट जो 45% है वो कौन बनाएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाएंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट जो आप याद रख सकते हो वो ये कि रेड ब्लड सेल्स यानी इरिथ्रोसाइट्स होते कितने हैं अमाउंट में, तो आपको बताया हुआ है कि ऑन एन एवरेज जो होता है 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन होते हैं रेड ब्लड सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड के। तो ब्लड का जितना भी पोर्शन है उसमें आपको बताया कि इतने इतने मिलियन होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एंड बनाता कौन है रेड ब्लड सेल्स, एक्चुअल में सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो बोन मैरो में ही बनते हैं, बट स्पेशलाइज्ड लोकेशन होती है बोन मैरो की, जैसे रेड ब्लड सेल्स के लिए रेड बोन मैरो बोलते हैं, तो वो एग्जिस्ट करती है। एंड रेड ब्लड सेल्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर आप सबको पता होगा, दे डू नॉट हैव, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होगा, ना ही इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी एब्सेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी अगर इनके अंदर एब्सेंट है, मैं माइनस का साइन लगा रही हूँ मतलब एब्सेंट, तो अगर ये नहीं है तो देयर वुड बी नो एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं शो करते। और इनके अंदर क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा तो क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। एंड फर्मेंटेशन यहाँ जो होती है वो होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखने को मिलेगी, जिसका मेन प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनता है दैट इज लैक्टेट। तो लैक्टेट का प्रोडक्शन यहाँ देखने को आपको मिलता है। तो वही आपको बताया, रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, बट किसके अंदर नहीं होते वो आपको याद रखना है, जो भी मैमल्स होते हैं उनके अंदर। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड दे हैव अ बाइकॉन्केव शेप, जो आपको पता ही होगा। और ये रेड कलर के आयरन कंटेनिंग एक पिगमेंट को, प्रोटीन को शो करते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ये आपको पता ही है। एंड 12 to 16 ग्राम्स हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में होता है एक हेल्दी ह्यूमन के। एंड ये रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट वगैरह में हेल्प करता है, इसीलिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को इधर से उधर लेके जाता है। इसकी लाइफ स्पैन भी आपको पता होना चाहिए, 120 दिन तक ये जिंदा रहता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। एंड इसकी डेथ होती कहाँ है, स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की डेथ होती है। नेक्स्ट बारी आती है ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स बेसिकली है वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ नीचे बने हुए हैं आपको दिख रहे होंगे रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, तो आपको दिख ही रहा है, बट उसके बाद जो ये सारे हैं बाकी के, ये सारे के सारे वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो अलग अलग टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है बिल्कुल भी, एंड इनका जो भी अमाउंट है वो आपको याद रखना है, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड के उसमें एग्जिस्ट करते हैं ये। एंड इनकी लाइफ स्पैन छोटी होती है, मतलब एक्चुअल में वेरी करती है कि कौन से वाइट ब्लड सेल की आप बात कर रहे हो, बट ऑन एन एवरेज छोटी होती है इनकी लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू द रेड ब्लड सेल्स। अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट दो मेजर जो होती हैं वो ग्रैन्यूलोसाइट और ए ग्रैन्यूलोसाइट की कैटेगरी आती है। तो वाइट ब्लड सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ग्रैन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। ग्रैन्यूलोसाइट्स का मतलब क्या है कि उनके सेल के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स जैसी कुछ चीज़ें होंगी, ए ग्रैन्यूलोसाइट में ऐसा कुछ नहीं होता। इनमें से न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स जो होते हैं ग्रैन्यूलोसाइट्स में आते हैं, और लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स जो होते हैं वो ए ग्रैन्यूलोसाइट्स में आते हैं। इसी चीज़ को हम यहाँ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स WBCs के दो टाइप्स मैंने आपको बताए, एक ग्रैन्यूलोसाइट्स हैं, ठीक है, और दूसरे जो हैं वो कौन से हैं, ए ग्रैन्यूलोसाइट्स, ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। इनमें से ग्रैन्यूलोसाइट्स हैं जिसके अंदर आपके ये सारे आते हैं जो भी हम पढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एंड इसके अलावा क्या होते हैं, इओसिनोफिल्स, ठीक है। तो इओसिनोफिल्स
फिल्स भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट्स की अगर आप बात करोगे तो ये वो होते हैं जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड मोनोसाइट्स आते हैं, मोनोसाइट्स। ये आपको डायग्रामेटिकली यहाँ दिख भी रहे होंगे, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स में दो कैटेगरीज टी और बी, वो आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा अबंडेंट है सारे वाइट ब्लड सेल्स में। सारे वाइट ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट होता है वो न्यूट्रोफिल ही होता है। बेसोफिल सबसे कम प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट दोनों फैगोसिटिक होते हैं नेचर में, मतलब जो भी फॉरेन मटेरियल है, बाहर से कुछ भी चीज़ आई उसे एनगल्फ कर लेते हैं, फैगोसाइटोस कर लेते हैं और उसको किल कर देते हैं। बेसोफिल्स जो होते हैं वो हिस्टामीन, सीरोटोनिन, हेपेरिन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करते हैं, मतलब जो भी जैसे हिस्टामीन, सीरोटोनिन ये सब जो होते हैं, जैसे एलर्जिक रिस्पॉन्स वगैरह जो होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बेसोफिल्स उसमें हेल्प करते हैं। ईओसिनोफिल्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं एंड एलर्जिक रिएक्शन से भी रिलेटेड उनका नाम आता है, तो वो आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो वो आप याद रख सकते हो। लिम्फोसाइट्स बी और टी होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एक्चुअल में वो हैं जो कि एंटीबॉडी बनाएंगे, एंड टी लिम्फोसाइट्स आर दी हेल्पर सेल्स जो बी लिम्फोसाइट की हेल्प करते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए किसी स्पेसिफिक एंटीजन के। तो एंटीजन आया कहाँ से, बाहर से कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर आता है तो वो एंटीजन है, एंटीजन कैरी कर रहा होता है, तो उस एंटीजन के लिए बॉडी जो भी एंटीबॉडीज बनाएगी वो सारे के सारे लिम्फोसाइट्स ही बनाते हैं, तो बी बनाते हैं मेनली, और टी सेल्स उनकी हेल्प करते रहते हैं कि चलो ठीक है तुम एंटीबॉडी बनाओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से ये काम होता है। नेक्स्ट अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें, लास्ट चीज़ जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आती हैं, तो प्लेटलेट्स जो होते हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, एंड बोला जाता है कि ये मेगा कैरियोसाइट्स नाम के स्पेशल सेल्स थे बोन मैरो में, जिनके स्मॉल स्मॉल सेल फ्रेगमेंट्स हैं जो कि प्लेटलेट बने हैं, एंड लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब एरिया में, एंड ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हें ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए विटामिन कौन सा चाहिए होता है, के, तो के विटामिन की इन्हें रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो पाएंगे। एंड यहीं पे इन्हें फाइब्रिन भी चाहिए होता है, फाइब्रिनोजन वाला जो चीज़ आपको पीछे बताई थी, तो फाइब्रिनोजन जो होता है वो इसमें हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो प्लेटलेट्स की हेल्प करेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ जो आपको याद रखना है सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में, ब्लड के जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो ब्लड ग्रुप का आता है। ब्लड ग्रुप में ना बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ब्लड ग्रुप जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम आपने सुना होगा और एक RH वाला सिस्टम सुना होगा। अब इसमें जो एंटीजन्स होते हैं ना, मतलब हमारी बॉडी के खुद के सेल्स के भी एंटीजन्स होते हैं, वो A हो सकता है, B हो सकता है, नो एंटीजन, या फिर दोनों एंटीजन हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप के नाम भी होते हैं। जैसे A किसी का ब्लड ग्रुप है, किसी का B है, किसी का O है और किसी का AB है, इस तरीके से। RH वाला जो एंटीजन होता है उसमें 2 ही केसेस होते हैं, या तो RH एंटीजन प्रेजेंट होगा या RH एंटीजन एब्सेंट होगा। अगर प्रेजेंट होता है तो प्लस लगा देते हैं, पॉजिटिव बोल देते हैं ब्लड ग्रुप को, और अगर एब्सेंट होता है तो उसके लिए माइनस बोल देते हैं। तो RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, इस तरीके से बोलते हैं, जैसे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव होता है, उसी तरीके से। तो ये तो एंटीजन्स थे कि कौन कौन से एंटीजन कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इनके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज़ भी बनाती हैं। मान लो मेरा ब्लड जो है वो A है, तो मेरी बॉडी किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, B के खिलाफ, क्योंकि B मेरी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो जिस भी बॉडी जो भी एंटीबॉडीज़ बनाती है वो हमेशा उन एंटीजन्स के खिलाफ बनाती है जो बॉडी के नहीं है। अगर मान लेते हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर हम O ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, कौन सी एंटीबॉडी इसकी
बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करेगी। आप सबके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और फिर हम देखेंगे इसका जो भी आंसर होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ओ के अंदर कौन सी एंटीबॉडी बॉडी बना रही होती है और ए बी के अंदर कौन सी बना रही होती है, ये आपको याद रखना है। तो जो बॉडी का एंटीजन नहीं है उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो वो एक छोटी सी ट्रिक है जो आप यहाँ याद रख सकते हो। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, मतलब ब्लड डोनेट करना होता है किसी को, तो जो भी डोनर होता है और जो भी एक्सेप्ट कर रहा होता है उस ब्लड को, उन दोनों के बीच में ब्लड की मैचिंग की जाती है। तो वो जो ब्लड की मैचिंग होती है ना, वो एक्चुअल में एंटीजन मैचिंग होती है। एंटीजन मैच करना चाहिए, तभी बोलते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ए को ही ब्लड दे सकता है और बी ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ बी को ही दे सकता है। बट यहाँ पे एक पॉइंट आता है, वो ये कि ओ जो होता है और जो ए बी होता है, ये दोनों में आता है पॉइंट। तो ओ जो होता है इसे बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर किस लिए? क्योंकि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो इसीलिए ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। और ए बी जो होता है उसे बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऐसा इसलिए क्योंकि वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ याद रखने हैं। इनकी एंटीबॉडीज़ आपको एंटीजन्स यहाँ बताए हुए हैं। मैंने आपको बोला कि इसका आंसर क्या होगा, वो आंसर आपको यहाँ पे भी मिल गया होगा कि एंटीबॉडीज़ इसमें ए और बी दोनों के खिलाफ होंगी। जब भी हम एंटीबॉडी का नाम लिख रहे होते हैं हम एंटी टर्म उससे आगे लगाते हैं, जैसे एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी। इसका मतलब वो ए के खिलाफ है या बी के खिलाफ है, ठीक है, ये पता चल जाता है उसके नाम से। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। देन RH ग्रुपिंग की बात करते हैं। तो RH ग्रुपिंग में वही है, पॉजिटिव नेगेटिव। मोस्टली ह्यूमन पॉपुलेशन में बोला जाता है कि नियरली 80% ह्यूमंस जो होते हैं उनके अंदर RH एंटीजन एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो जो होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं। तो मोस्टली लोग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, नेगेटिव वाले बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते दौरान एंटीजन जो हमें देखना था, उसकी प्रेजेंस देखनी थी कि ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, उसके अलावा RH एंटीजन भी देखना पड़ता है कि RH एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है जब भी हम डोनेट करते हैं ब्लड। तो दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। एंड RH एंटीजन में ये भी याद रखना है आपको कि एक RH इनकम्पैटिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी होता है जिसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोलते हैं। तो इसमें मिस मैचिंग हो जाती है ब्लड ग्रुप की। कैसे? तो आप देख सकते हो, अगर मदर जो है वो हम लगाते हैं, यहाँ देखो RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर, तो मदर कैसी हैं? RH नेगेटिव है, ये मदर है। बट बेबी कैसा है? वो RH पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव बना होगा? फादर के थ्रू, फादर पॉजिटिव होंगे इसीलिए वो भी पॉजिटिव बन गया। बट वो बेबी है तो मदर के वोम में। तो उस केस में क्या होता है, जब इस बेबी की डिलीवरी होती है इसके कुछ सेल्स मदर की बॉडी में रह जाते हैं। अब वो जो कुछ सेल्स मदर की बॉडी में रहे हैं, वहाँ एंटीजन से बॉडी जो हुई वो क्या हो गई, उसको देखने लग गई, मतलब उसे एंटीजन्स दिख गए ये वाले। तो जब वो उन एंटीजन्स को देख लेती है तो मदर की बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाती है उनके खिलाफ, और जो भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं उससे वो सारे सेल्स को ख़त्म कर दिया जाता है। तो एज सच इस बेबी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इसकी डिलीवरी तो ऑलरेडी हो चुकी है, ये तो निकल गया बॉडी से बाहर। बट जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी उसमें अगर RH पॉजिटिव कोई बेबी होता है, जो कि होने के बिल्कुल चांसेस हैं क्योंकि फादर पॉजिटिव है, तो फिर उस केस में उस बेबी को मदर की बॉडी की एंटीबॉडीज़ टारगेट करने लग जाती हैं। तो मदर की बॉडी की जो भी एंटीबॉडीज़ होंगी उस बेबी को टारगेट करने लग जाएंगी, जिसकी वजह से बेबी में अनीमिक कंडीशन हो जाती है, उसके ब्लड का लेवल कम हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, क्योंकि उसमें उसके
RH एंटीजन के खिलाफ बॉडी जो है वो एक्ट कर रही है। इसी कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोलते हैं। इसे सीवियर अनीमिक कंडीशन बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा अनीमिया हो जाता है, तो वो आपको यहाँ याद रखना है। तो इससे बचाने के लिए ज़्यादातर क्या करते हैं कि जब फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हुई थी उसी टाइम डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा देते हैं मदर को, जिससे कि ये सेल्स जो उस बेबी के बॉडी में रह गए थे इन्हें हटा दिया जाए, मार दिया जाए, ताकि बॉडी उन एंटीजेंस के लिए एक्सपोज ही ना हो, और अगर एक्सपोज ही नहीं हुई तो एंटीबॉडी बनाएगी भी नहीं। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ बताई जाती है कि anti-RH एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो मदर की बॉडी में डाल दी जाती हैं इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड जो है उसकी क्लॉटिंग कैसे होती है, उसकी कोगुलेशन कैसे होती है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हो, कुछ भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो कोगुलेशन जो भी ब्लड का होता है वो कैसे होता है, तो आपको पता होगा कि जब भी कहीं पे कोई कट लगता है या कोई भी वुंड होता है, घाव होता है, तो उस केस में थोड़े टाइम तक तो ब्लीडिंग होती रहती है, बट उसके बाद ब्लीडिंग धीरे धीरे रुक जाती है। एक टाइम आता है जिसमें ब्लीडिंग हो रही होती है, बट वो जो भी वो लिक्विड निकलता है वो एक्चुअल में रेड कलर का नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट सा होता है, स्ट्रॉ कलर का, दैट इज़ प्लाज्मा। तो जब वो नेटवर्क बन जाता है फाइब्रिन वगैरह का, तो उसकी वजह से फॉर्म्ड एलिमेंट्स बाहर नहीं आ पाते। जो चीज़ आ पाती है बाहर वो क्या है, वो आते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा। इसी वजह से वो प्लाज्मा है लिक्विड जो आपको देखने को मिल रहा है, रेड कलर की चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। तो वही आपको कोगुलेशन का यहाँ बताया हुआ है कि बॉडी एक्सेसिव लॉस जो ब्लड का हो सकता है बॉडी के थ्रू, तो उसे रोकने के लिए बेसिकली कोगुलेशन शो करती है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। एंड ये सारी चीज़ फाइब्रिन के थ्रू होती है। फाइब्रिन इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से कन्वर्ट होके बनते हैं। तो थ्रोम्बिन एंजाइम होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लाज्मा जो भी है बॉडी का, उसके अंदर थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम होता है। थ्रोम्बिन जो कि किससे बना, ये बना प्रोथ्रोम्बिन नाम के इनएक्टिव चीज से, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो इससे बना है। ठीक, कैसे बनेगा, तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज, तो ये थ्रोम्बिन बनाता है। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये एक्टिव है। जब ये एक्टिव होगा तो फिर ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को, जो कि इनएक्टिव फॉर्म थी फाइब्रिन की, उसे कन्वर्ट कर देगा, यानी एक्टिवेट कर देगा टू फॉर्म फाइब्रिन। तो फाइब्रिन बना देता है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ये फाइब्रिन बनेगा और उस घाव वाली जगह को सील कर देगा। इस तरीके से कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग इस तरीके से होती है। इस पूरी प्रोसेस के लिए विटामिन के रिक्वायर्ड होता है जैसे बताया था, एंड इसके अलावा कैल्शियम भी ज़रूरी होता है। कैल्शियम और विटामिन के बिना ये पूरी प्रोसेस नहीं हो सकती। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। देन अगर हम लिम्फ की बात करते हैं, जो कि एक टिश्यू फ्लूइड है, जैसे ब्लड की अभी हमने बात करी, वैसे ही एक और फ्लूइड बॉडी के अंदर होता है जिसे हम लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ जो होता है ये बेसिकली वो फ्लूइड होता है जो बाहर निकल जाता है। मतलब जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके थ्रू, उन स्पेसेस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो बीच में प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल बोलते हैं इसीलिए इसे, या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो सेल्स के बीच में ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। और ये जो होता है ये भी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर का फ्लूइड ये है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर का फ्लूइड ब्लड होता है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर का जो भी फ्लूइड होता है वो क्या होता है, लिम्फ होता है। तो वो आपको यहाँ याद रखना है। एंड लिम्फोसाइट्स भी आपको टर्म पता है अभी। तो लिम्फोसाइट्स एक्चुअली लिम्फ में एग्जिस्ट करते हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ याद रखना। और फैट्स होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन लिम्फ करता है लैक्टियल्स के थ्रू, जो भी मतलब विलाई वगैरह में, इंटेस्टाइन की विलाई में एग्जिस्ट करती हैं। तो फैट्स का जो भी ट्रांसपोर्ट है उसे भी करने में लिम्फ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है।
नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज सर्कुलेटरी पाथवे, यानी सर्कुलेशन एक्चुअल में होता किस किस टाइप का है, क्या क्या टाइप्स हैं सर्कुलेशन के। तो दो टाइप्स होते हैं सर्कुलेशन के, एक ओपन और क्लोज्ड, ये आपने पढ़ा होगा। ओपन जो होता है इंसेक्ट्स वगैरह में, मोलस्क वगैरह के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो भी ब्लड है वो लार्ज वेसल्स से होता हुआ ओपन स्पेस में चला जाता है। मतलब जो भी बॉडी की कैविटी है ना, वहाँ पे ब्लड फ्लो करने लगता है ओपन स्पेस में, तो उसे बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो भी बॉडी कैविटी होती है इन्हें साइनस बोलते हैं। आपने सुना होगा कि साइनस की प्रॉब्लम होती है किसी किसी को यहाँ, वो एक्चुअली इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे कुछ कैविटीज़ होती हैं साइनस वाली, तो बॉडी कैविटी को साइनस ही बोलते हैं। तो वो जो कैविटीज़ होती हैं वो फिल हो जाती हैं फ्लूइड से, जो कि एक्चुअल में नोस्ट्रल से आना चाहिए था या नोस्ट्रल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए था, म्यूकस। तो म्यूकस का एक्चुअल में वहाँ पे डिपोजिशन होने लग जाता है, जिससे साइनस की प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे भी आपको वही चीज़ बताई है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा होता है जिसके अंदर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करने की जगह ओपनली बॉडी कैविटीज़ में फ्लो करता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम उसका ऑपोजिट होता है, जहाँ पे ब्लड जो होता है वो हार्ट के थ्रू पंप होता है और क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स वगैरह के थ्रू जा रहा होता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट ये कि एक्चुअल में हार्ट जो है वो दिखता कैसा है, हार्ट का क्या क्या पार्ट होता है। तो हार्ट जो होता है उसके कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ, जैसे मस्कुलर होता है हार्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस की बात करोगे या रेप्टाइल्स की, क्रोकोडाइल वगैरह को छोड़ के, तो 3 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 एट्रिया एक वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल की बात करोगे तो 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। तो वो आपको यहाँ याद रखना है कि किसके अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट जो होता है ब्लड का वो आपको देखने को मिलता है। तो यही था जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था, तो वो मैंने आपको बताया। बाकी अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ थोड़ा बहुत पोर्शन दिया हुआ है जिसे आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का है। तो एक्चुअल में ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से दिखता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो सब है जो आपको बताया हुआ है। तो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, इसके अंदर एक हार्ट आता है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स आती हैं, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड आता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। तो वेसल्स हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड है, 2 चीज़ें हो गई, और तीसरा हार्ट है जो उसे पंप करेगा ब्लड को इधर से उधर की लोकेशन में। अगर आप हार्ट की बात करते हो तो हार्ट को बोला जाता है मीजोडर्मल ओरिजिन वाला। मतलब मीजोडर्म जो लेयर होती है, उस मीजोडर्म की जो एम्ब्रियोनिक लेयर है मीजोडर्म वाली, उससे एक्चुअल में हार्ट जो है वो डेवलप हुआ है। एंड 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, टिल्टेड होता है थोड़ा सा, और क्लेंच्ड फिस्ट जितना होता है। मतलब अगर आप फिस्ट को, अपने मुट्ठी को इस तरीके से बंद कर लोगे तो इतनी, देखो सबके हाथ की मुट्ठी का साइज़ अलग अलग होता है। यही चीज़ बोलते हैं कि जो, जैसे अगर मैं इस तरीके से कर रही हूँ तो ये जो साइज़ है इतने साइज़ का मेरा हार्ट होगा। अगर एक बेबी है छोटा सा, वो इस तरीके से मुट्ठी बंद करता है तो उसकी मुट्ठी का साइज़ छोटा होगा, उसके हार्ट का साइज़ भी उतना ही होगा। तो बोला जाता है इतना साइज़ होता है हार्ट का। एंड डबल मेम्ब्रेन्ड एक बैग से कवर्ड होता है जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। और पेरिकार्डियम की जो भी ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है। जैसे प्लूरल फ्लूइड था वहाँ पे लंग्स के बीच में, यहाँ पे भी इस तरीके का फ्लूइड एग्जिस्ट करता है। एंड 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसे आपको पता ही है, ह्यूमन के अंदर भी, ह्यूमन मैमल में ही आता है, इसीलिए 4 चैम्बर्स। 2 ऊपर वाले एट्रिया होते हैं और 2 नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। एट्रिया छोटे होते हैं जनरली, और वेंट्रिकल जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो आपको याद रखना है। उनके बीच में थिक वॉल भी होती है, तो थिक वॉल, थिन वॉल, वो सब आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ वॉल्व्स भी होती हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व्स। तो ये आपको ऑर्टा दिख रहा है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग होती है तो ब्लड को फ्लो करवाने के लिए। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स होती हैं। देखो नॉर्मली जो हम बोलते हैं आर्टरी जो होती है, नॉर्मली उसे बोला जाता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होती है उसका ट्रांसपोर्ट करती है।
और जो भी वेन्स होती हैं उनके लिए बोला जाता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो होता है उसे कैरी करती हैं। बट जो एक्सेप्शन है इसका वो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो जब भी पल्मोनरी टर्म आएगी मतलब ये उल्टा काम करती हैं। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी कर रही होती है, और पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है उसे कैरी कर रही होती है। तो वो डिफरेंस है एक यहाँ पे नॉर्मल आर्टरी और वेन के कंपैरिजन में। और एट्रियम देख सकते हो, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, वीना कावा भी है यहाँ, सबसे लार्जेस्ट वेन होती है ये। और ऑर्टा जो होती है वो लार्जेस्ट आर्टरी कंसीडर की जाती है। तो आप ये भी याद रख सकते हो, लार्जेस्ट आर्टरी ऑर्टा होती है और लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है? वेना कावा। ठीक है। और बीच में साइनो एट्रियल नोड भी होती है, इसे SA नोड बोला जाता है, जो एक्चुअल में नेचुरल पेस मेकर है हार्ट का। आपने सुना होगा कि किसी के हार्ट अगर ढंग से पंप नहीं कर रहा है ब्लड को, तो उस केस में क्या करता है, हार्ट बीट अगर नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होता है, हम स्टंट लगाते हैं। अब वो जो स्टंट होता है वो एक्चुअल में जो नेचुरल पेस मेकर है उसकी जगह ले लेता है, ताकि वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो हार्ट में भेजता रहे, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो बीट करता रहे और पंपिंग करता रहे ब्लड की। तो वो स्टंट यहाँ पे एक्चुअल में नेचुरल जो होता है वो SA नोड ही होती है। ये एक्चुअल में साइनो एट्रियल नोड इसलिए है क्योंकि ये इस तरीके से एट्रियम के टॉप की साइड पे प्रेजेंट होती है, जैसे ये है। और दूसरा जो होता है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होती है, इसे AV नोड बोलते हैं। ये एक्चुअल में नॉर्मली काम नहीं करती है। ऐसा बोला जाता है कि SA नोड नॉर्मल पेस मेकर है, नेचुरल पेस मेकर, और AV नोड नॉर्मली काम नहीं कर रही होती है, ये बाद में एक्टिवेट होती है, इसे एक्टिवेट करना पड़ता है, खुद से काम नहीं करती। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए ही हम स्टंट जो है वो ऐड करते हैं। इसके अलावा यहाँ बंडल ऑफ हिस भी होता है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल आपको बताया ही हुआ है, और यहाँ पे सेप्टम भी होता है। और यहाँ पे होती हैं वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। आप देख सकते हो ये वाली जो है ये बाइकस्पिड है, और ये 3 है, इसके अंदर 3 ग्रुप है फाइबर का, तो इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो किस साइड पे कौन सी होती है? राइट साइड पे बोला जाता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट साइड जो होती है इस साइड होती है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये एक ह्यूमन हार्ट का सेक्शन है जो यहाँ बना के दिखाया हुआ है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। वॉल्व्स का एक्चुअल काम जो होता है वो बैकवर्ड फ्लो जो भी ब्लड का होता है उसे प्रिवेंट करने के लिए होता है, ताकि ब्लड जो है वो उल्टी डायरेक्शन में ना चला जाए। और पूरा हार्ट जो होता है उसके अंदर कार्डियक मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के थ्रू हार्ट को पंप करने में हेल्प करती हैं। साइनो एट्रियल नोड मैंने आपको बता दिया, एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के बारे में भी आपको बता दिया, जो एक्चुअल में पेसमेकर की तरह काम करते हैं। इसके अलावा कुछ माइन्यूट फाइबर भी होती हैं पूरे वेंट्रिकल वाले रीजन में, उसे पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं, तो ये भी एग्जिस्ट करती हैं। और SA नोड के लिए हम ऑटो एक्साइटेबल टर्म यूज़ करते हैं। तो SA नोड जो होती है वो ऑटो एक्साइटेबल होती है, मतलब खुद से ही काम करती है, खुद से एक्साइट हो जाती है, खुद से ही सिग्नल जो है वो आगे ट्रांसमिट करती रहती है। SA नोड जो है वो मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल कितना शो कर सकती है? तो 70 to 75 पर मिनट का एक्शन पोटेंशियल वो जनरेट कर सकती है। इसीलिए हमारा हार्ट बीट जो है वो इतने ही टाइम करता है 1 मिनट में। लगभग 72 बीट्स होती हैं 1 मिनट में हार्ट की, तो 70 to 75 के बीच में। तो ये SA नोड की वजह से ही है, क्योंकि SA नोड का मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इतना ही है, तो उतना वो 1 मिनट में कर सकता है। नेक्स्ट जो टर्म हम यूज़ करते हैं जनरली वो है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, वो आपको याद रखना है। तो कार्डियक साइकिल के को याद रखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट जो है 4 चैम्बर्स हैं। नॉर्मली पहले वो रिलैक्स्ड होते हैं, जब भी कोई चैम्बर रिलैक्स्ड होगा तब उसके अंदर ब्लड आएगा, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ब्लड को आगे भेजेगा। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि कब रिलैक्सेशन होगी और कब कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो रिलैक्सेशन के टाइम पे ब्लड अंदर आता है,
और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड बाहर जाता है। ठीक है, जो भी ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही होती है ना, इसी की वजह से पूरी कार्डियक साइकिल चलती है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं, जैसे सिस्टोल, डायस्टोल जैसी टर्म्स। सिस्टोल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए टर्म हम यूज़ करते हैं, एंड डायस्टोल जो होता है वो रिलैक्सेशन के लिए टर्म यूज़ करते हैं। यही चीज़ होगी जो आपने पढ़ी होगी 80, 120, 80, 120 का जो भी बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, उसमें भी हम सिस्टोल एंड डायस्टोल टर्म्स यूज़ करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कितनी वैल्यू है, रिलैक्सेशन के टाइम पे कितनी वैल्यू है, तो वो एक्चुअल में डायस्टोल और सिस्टोल वाली चीज़ ही है। तो वो याद रखोगे यहाँ। और नेक्स्ट चीज़ वो कि जब भी जैसे ऊपर वाले एट्रियम है, जब उनके अंदर ब्लड आता है तो वो रिलैक्स्ड होते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को नीचे, वॉल्व्स जो होती हैं उनके थ्रू ब्लड को नीचे वाले चैम्बर में भेजते हैं, चाहे वो राइट साइड वाला वेंट्रिकल हो या लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल हो। जब वो वहाँ ब्लड भेज देते हैं तो ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और नीचे रिलैक्सेशन है, मतलब वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स्ड हैं और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है तो वो जो भी वॉल्व्स होती हैं, तो ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व इस तरीके से होती हैं, तो उनमें ब्लड इजीली ऊपर से नीचे आ सकता है, बट नीचे से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उनका फ्लैप बंद हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं बैकवर्ड फ्लो जो भी ब्लड का होता है उसे प्रिवेंट करने के लिए जो भी वॉल्व्स होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो जो भी ये सीक्वेंशियल साइकिल है ना, जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ये सब चल रहा होता है, उसी से हम कार्डियक साइकिल टर्म यूज़ करते हैं। तो इसी के अंदर सिस्टोल और डायस्टोल आता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स का, यानी रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन आता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स का। एंड हार्ट बीट 72 टाइम्स करता है 1 मिनट में, तो इतनी साइकिल्स होती हैं 1 मिनट के अंदर। तो इतनी कार्डियक साइकिल्स हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं हर 1 मिनट। जितनी बार हार्ट बीट करेगा उतनी कार्डियक साइकिल्स जनरली चल रही होती हैं। एंड ड्यूरेशन जो कार्डियक साइकिल की होती है वो 0.8 सेकेंड्स होती है, इससे ये पता चलता है। और हर एक कार्डियक साइकिल में हर एक वेंट्रिकल जो होता है वो 70 ml ब्लड जो है उसे पंप कर सकता है। इसी चीज़ को हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम है, मतलब एक स्ट्रोक में कितने वॉल्यूम जो भी ब्लड का है वो पास हो रहा है, तो 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। और इसे अगर आप हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है, जब भी ऐसे लिखना होता है ना, आपने कुछ चीज़ पढ़ी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ साइड में फॉर्मूले जैसी चीज़ें तो एटलीस्ट लिख सकते हो। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, यानी नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, तो इससे कार्डियक आउटपुट जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है यहाँ। एंड ये भी याद रखना है कि कार्डियक आउटपुट एक एथलीट का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल पर्सन। एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में एथलीट्स का जो भी कार्डियक आउटपुट है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा भागते हैं, ज़्यादा रनिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, और हर एक कार्डियक साइकिल जो होती है उसमें 2 साउंड बनती हैं, एक लब एक डब। ये बेसिकली होती है जो भी वो वॉल्व्स होती हैं उनकी क्लोजिंग की आवाज़ होती है। जैसे फर्स्ट वाली लब वाली जो साउंड होती है वो होती है जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स बंद हो जाती हैं। एंड डब वाली जो साउंड होती है वो आती है जब सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स कौन सी है? वो वीना कावा ऑर्टा वाली, जब वहाँ से ब्लड, वेंट्रिकल से ब्लड आगे जाएगा तो वो वाली वॉल्व्स, और जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है वो वाली वॉल्व्स। तो इन दोनों के क्लोजिंग पे अलग अलग साउंड आती है। लब डब वही है जो हम देखते हैं, जिसे हम धक धक बोलते हैं। वो एक्चुअल में स्टेथोस्कोप से डॉक्टर्स इसी साउंड को डिटेक्ट करते हैं कि वेदर दी वॉल्व्स आर गेटिंग क्लोज्ड ऑन टाइम और नॉट। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ईसीजी। तो ईसीजी जो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन के थ्रू वो किस तरीके से आप स्टडी करते हो। तो उसके लिए आपने जो भी साउंड होगी वो सुनी होगी, जो पेशेंट्स जो भी पेशेंट मरने वाला होता है वहाँ पे आती है आवाज़,
तो वो वाली आवाज़ यहाँ पे आपको बताई भी हुई है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं क्योंकि वो इस तरीके से आपको एक पीक जैसी कुछ चीज़ देखने को मिलती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि किस रीजन को क्या चीज़ हम बोलते हैं यहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पी से लेकर टी तक की यहाँ वेव्स होती हैं। पी वाली जो वेव होती है इसे एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया बोला जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ मेंशन कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी में, एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, जिसकी वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करा तो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जाएगा और वेंट्रिकल क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होंगे। तो यहाँ पे जो ये है, दिस इज फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये QRS वाली जो भी वेव होती है वो आपको देखने को मिलती है। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद टी वेव आती है। टी इज बेसिकली जब वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन होता है। रीपोलराइजेशन मतलब वापस से वो रिलैक्स होते हैं ऑफ वेंट्रिकल्स। तो इसे सीधा सीधा समझ लो ऐसे, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक वेव बनेगी, ब्लड गया वेंट्रिकल्स के पास, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरी वेव बनेगी। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को बाहर भेज चुके हैं, अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे, भाई हमने वो काम कर दिया जो हमें करना था। तो वो जो होंगे रीपोलराइज हो जाएंगे, मतलब फिर से वापस से शांत हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो वो आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो कब क्या होता है डीपोलराइजेशन, एक्साइटेशन या कॉन्ट्रैक्शन को हम डीपोलराइजेशन यहाँ बोल रहे हैं। तो डीपोलराइजेशन पहले होता है एट्रिया का, फिर होता है वेंट्रिकल्स का, फिर वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन। तो यही है ईसीजी और कुछ नहीं है। तो ये जो भी वेव्स होती है ना, इनकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, हाइट होती है, तो उससे भी डॉक्टर को पता चल जाता है कि कितनी बार ये आ रही हैं और कितनी बार इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब, और इनकी पीक की यानी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है। तो उससे सारा पता चल जाता है। अगर इससे कुछ भी डिफरेंस आता है तो उससे पता चल जाता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसे एबनॉर्मैलिटी है या कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है उसके हार्ट में। नेक्स्ट एक टॉपिक जो आता है वो है डबल सर्कुलेशन। मतलब ब्लड जो है बार बार 2 बार आके वहाँ से फ्लो होता है हार्ट के थ्रू, तो उसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा, लंग्स में जाएगा, बॉडी में जाएगा, फिर हार्ट में आएगा, और इस तरीके से डबल सर्कुलेशन यहाँ पे चल रहा होता है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट जो यहाँ पे एडिशनल बताया हुआ है वो ये कि हर एक वेन और आर्टरी जो होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, और वो 3 लेयर्स कौन सी होती हैं, ट्यूनिका इंटिमा, मिडल लेयर जो होती है ट्यूनिका मीडिया, एंड एक एक्सटर्नल लेयर जिसे ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। ये सारी ट्यूनिका मीडिया, इंटिमा एंड एक्सटर्ना जो होती हैं, इनकी थिकनेस वेरी करती है कि वेन की बात कर रहे हैं या आर्टरी की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। वेन्स के अंदर ट्यूनिका मीडिया थिन होती है, तो वो आपको एक पॉइंट यहाँ याद रखना है, क्योंकि जो भी ब्लड है वो एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट के अंदर जा रहा है ताकि वो पंप हो सके, कहाँ पे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक भेजा जा सके। और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास, हार्ट के पास आ रहा है, ताकि उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजा जा सके, टू लंग्स, ताकि लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जा सके। तो क्योंकि हार्ट में 2 टाइप से ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, इसी वजह से यहाँ 2 सर्कुलेशन चल रहे होते हैं, एक डीऑक्सीजनेटेड वाला, एक ऑक्सीजनेटेड वाला, इसी को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। तो वही यहाँ पे भी बताया हुआ है। तो हार्ट के पास 2 चैम्बर्स हैं, मतलब एक्चुअल में 4 चैम्बर्स हैं, बट ओवरऑल अगर हम बात करें, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल को मिला के 2 पोर्शन है। तो एक जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है, एक जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है।
ठीक है। मैं कैसे याद रखती हूँ कि किस जगह पे डीऑक्सीजनेटेड है, किस जगह पे ऑक्सीजनेटेड? तो राइट से याद रखो। राइट मतलब वो सही काम कर रहा है, सही का मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड बनाने में हेल्प कर रहा है, यानी डीऑक्सीजनेटेड उसके पास होगा जिसे वो लंग्स के पास भेज रहा है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो सके। ठीक, तो इसी को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि 2 बार हार्ट में ब्लड आ रहा है ताकि उसे टिश्यूज़ वगैरह में पहुंचाया जा सके, और टिश्यूज़ ने जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाई वो ब्लड के थ्रू वापस से लंग्स के पास भेजी जा सके। अब बारी आती है रेगुलेशन की। एक्चुअल में कार्डियक एक्टिविटी को, हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है? तो ऑटो रेगुलेटेड होती है, तभी ऐसे नोड वगैरह के बारे में हमने बताया कि पहले से उसके पास नेचुरल पेसमेकर है, वो खुद से अपने आप को रेगुलेट कर सकता है। तो मायोजेनिक बोलते हैं हार्ट को, खुद से रेगुलेट कर सकता है। बट उसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगेटा कार्डियक फंक्शनिंग को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है थ्रू ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। एंड सिंपैथेटिक नर्व्स वगैरह का भी थोड़ा रोल होता है इंक्रीज करने में, हार्ट बीट वगैरह या कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसे रिलीज करने में, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने में। जब भी आप शेर वगैरह को देखते हो तो क्या होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ देखो जो डराने वाली है तो क्या होगा, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। किस लिए इंक्रीज करनी है हार्ट बीट? क्योंकि बॉडी को लगता है कि अब उसे या तो वहाँ से भागना है या तो वहाँ से लड़ना है, जो भी चीज़ है उसके सामने उससे लड़ना है। तो उसके लिए सेल्स के पास ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए हार्ट ज़्यादा बीट करता है, ताकि सेल्स के पास ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे, ज़्यादा एनर्जी वो बनाए, और उसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा एनर्जी बनेगी तो लड़ने या फिर वहाँ से भागने की क्षमता जो होगी वो उस पर्टिकुलर बॉडी को मिल जाएगी। तो इसीलिए वो आपको बताया हुआ है कि कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो काम करने लग जाती हैं। तो इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल भी होते हैं जो हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, और जो भी कंडक्शन वगैरह की स्पीड है उसे इंक्रीज करने में, उसे रेगुलेट करने में बेसिकली हेल्प करते हैं। ये इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है कंडक्शन, जो भी एक्शन पोटेंशियल का होता है, और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल कहाँ पे आता है? सिंपैथी के टाइम पे, ठीक है, जब आपको डर लग रहा है, आप घबरा रहे हो, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक का कब? जब आप खुश हो, तो खुशी के टाइम पे आपको ज़्यादा एनर्जी की ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम पे सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। पर जब आप डर रहे हो तो उस टाइम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। और लास्ट पोर्शन जो हमारी वीडियो लेक्चर का आज होने वाला है वो डिसऑर्डर्स हैं। तो हाइपरटेंशन आपने सुना होगा, हाई बीपी वाली कंडीशन। तो नॉर्मल 120/80 होता है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए, जैसे डायस्टोलिक 80 होता है, एंड 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए, लाइक किसी पर्सन का अगर फ्रीक्वेंटली 140/90 या उससे ज़्यादा रहता है तो उसे हाइपरटेंशन की बीमारी बोलते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है वो पर्टिकुलर पर्सन। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ब्रेन, किडनी वगैरह पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी होती है एक, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसमें कि जो भी ब्लड वेसल्स हार्ट तक ब्लड पहुंचा रही थी या ब्लड वहाँ से लेके आ रही थी, वो जो होती हैं वहाँ पे फैट डिपॉजिट होने की वजह से, कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से, कोलेस्टेरॉल डिपॉजिट होने की वजह से क्या होती हैं, वो आर्टरीज़ का ल्यूमेन जो होता है वो छोटा होता जाता है। तो उससे जो डिजीज़ होती है उसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। देन देयर इज़ एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस नाम से आपने सुना होगा। जब ऑक्सीजन हार्ट की मसल्स तक नहीं पहुंचता तो एकदम से चेस्ट पेन होती है, उसे एंजाइना बोलते हैं। ये किसी भी एज में हो सकता है पर्सन को, बट ज़्यादातर बोला जाता है कि एल्डर्स को ज़्यादा होता है। एंड लास्ट चीज़ जो है वो हार्ट फेलियर है, यानी जब हार्ट जो है पंप करना छोड़ दे, मतलब वो हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप नहीं कर रहा, आगे भेज ही नहीं रहा, तो हार्ट फेल हो गया है, ठीक है, वो पास नहीं हुआ अपने एग्जाम में, जो उसे काम करना था वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो इसे हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट अलग होते हैं। कार्डियक अरेस्ट होता है जब हार्ट बीट नहीं करता, एंड हार्ट अटैक अलग होता है जिसमें एकदम से हार्ट की जो भी मसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से, तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड पढ़नी थी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। 45 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अब इससे आगे और चैप्टर्स हम पढ़ेंगे एक एक करके। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स तक सबको ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना ताकि सबकी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।